देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, एक बार मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसके गले में एक तख्ती लटकी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था, मुझे टोकने की गलती मत करना। आखिर क्या कहानी थी उस आदमी की और उसके गले में लटकी तख्ती का क्या मतलब था, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों, आज से करीबन 6 साल पहले मुझे मेरे बॉस रेणुका सेठी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल रिसीव करने का जिम्मा दिया था, जिसके लिए मुझे 300 किलोमीटर दूर बेलचा स्टेशन जाना था, जहां कुलकर्णी सर जो बेंगलोर हेड ऑफिस में काम करते थे, उनसे वो फाइल लेनी थी। दरअसल कुलकर्णी सर छुट्टी पर थे और वो अपने गांव मोरैया जा रहे थे और उनकी ट्रेन बेलचा स्टेशन से होते हुए जाने वाली थी और यही कारण था कि मुझे बेलचा स्टेशन जाना पड़ रहा था। कुलकर्णी सर की ट्रेन बेलचा स्टेशन पर रात के 1 बजे पहुंचने वाली थी। ऑर्डर मिलते ही मैं बेलचा स्टेशन के लिए रवाना हो गया और शाम के 7 बजते बजते मैं बेलचा स्टेशन पहुंच गया। वैसे तो ये स्टेशन छोटा ही था, पर चारों तरफ काफ़ी हरियाली थी। साथ ही स्टेशन के बाहर बाजार भी था, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। चूँकि मैं वक्त से काफ़ी पहले पहुँच गया था, तो मैंने अपना बचा हुआ समय बाहर बाजार में घूमकर बिताने का तय किया। और जब मैं बेलचा स्टेशन से निकलकर बाजार में दाखिल हुआ तो सबसे पहले मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जहाँ पर गर्मा गर्म समोसे और रसीली जलेबियाँ छानी जा रही थी। समोसे और जलेबी पर नज़र पड़ते ही मेरी भूख जाग गई और मेरे कदम उस दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान पर पहुंचते ही मैंने दुकान वाले से 1 प्लेट समोसा और जलेबी लगाने को बोला। अभी मैंने ऑर्डर दिया ही था कि तभी वहां पर एक आदमी आया जिसने देहाती धोती और कुर्ता पहना हुआ था और उसके गले में एक तख्ती भी लटकी हुई थी जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था, मुझे टोकने की गलती मत करना। अभी मेरी नज़र उसके गले से लटक रही तख्ती पर ही थी कि तभी उस दुकान वाले ने बिना कुछ बोले ही उस आदमी को एक झोला दिया और फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। उस आदमी के जाते हुए उस दुकान वाले ने मुझसे बोला, ध्यान से पढ़ लिया ना उस तख्ती पर जो लिखा था? उस दुकान वाले के ये कहते ही मैंने कहा, हाँ पढ़ तो लिया, पर वो है कौन और वो अपने गले में वो तख्ती लटका कर क्यों घूम रहे हैं? अब मेरे ये सवाल करते ही उस दुकानदार ने कहा, वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, जब तक वो जिंदा हैं ऐसे ही रहेंगे। जैसे उस दुकानदार ने सज़ा का जिक्र किया तो मैंने फ़ौरन ही अगला सवाल करते हुए पूछा, सज़ा? कैसी सज़ा? मेरे इस सवाल पर वो दुकानदार पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, देखो भैया जी, आप अपने काम से काम रखो, बस इतना ध्यान रखना कि जब तक आप यहाँ पर हो उस आदमी को टोकने की भूल मत करना, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। उस दुकानदार की चेतावनी के बाद मैंने उससे फिर कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये दुकानदार थोड़ा खड़ूस है। खैर, मैं अपने समोसे जलेबी का मज़ा लेने के बाद वहाँ से आगे बढ़ गया। चूँकि बाज़ार बहुत बड़ी थी तो बाज़ार में घूमते फिरते कब 7 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। घड़ी में टाइम देखने के बाद फिर मैं वापसी बेलचा स्टेशन लौट आया और प्लेटफार्म पर लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। हालांकि स्टेशन पर अब भी काफ़ी लोग थे, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो स्टेशन खामोश होता गया और करीबन 1 बजते बजते स्टेशन पर गिने चुने लोग ही रह गए। खैर, मेरा ध्यान तो कुलकर्णी सर के ट्रेन के आने पर था, पर अभी तक वो ट्रेन नहीं आई थी। अभी मैं कुलकर्णी सर को कॉल करने ही वाला था कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि गोमुख एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही मैंने अपना इरादा बदल दिया और चुपचाप से वहीं बैठा रहा। फिर इसी बीच एक ट्रेन वहां पर आकर रुकी और उस ट्रेन से 3 लड़के उतरे और वो मजाक में ही एक दूसरे को गाली देते हुए स्टेशन से बाहर निकल गए। उनके स्टेशन से बाहर जाने के करीबन 5 मिनट के बाद ट्रेन भी वहां से चली गई और ट्रेन के वहां से जाते ही मुझे प्लेटफार्म पर वही तख्ती वाला आदमी टहलते हुए एक बार फिर दिखा। पता नहीं उस पर नज़र पड़ते ही मेरी नज़र उस पर ही ठहर गई और जब उस आदमी ने ये नोटिस किया कि मैं उसे घूरे जा रहा हूँ तो वो मेरी तरफ बढ़ने लगा।
उस आदमी को अपनी ओर आता देख मैंने झट से अपनी नज़र उससे हटाई और पटरियों की तरफ देखने लगा। पर जब वो आदमी उसी बेंच पर आकर बैठ गया तो मैं थोड़ा सकपका गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि अब ना जाने वो आदमी क्या बोलेगा। पर उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप बैठा रहा, मानो वो मेरे टोकने की राह देख रहा था। फिर कुछ देर के खामोशी के बाद जब मुझे लगा कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है तो मैं भी नॉर्मल हो गया और उस आदमी की ओर देखते हुए मुस्कुराया। और मेरे मुस्कुराते ही वो आदमी भी मुस्कुराया। उसके मुस्कुराते ही मुझे लगा कि अब बातचीत शुरू करने का यही सही मौका है। पर इससे पहले मैं उस आदमी से कुछ पूछता कि तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उस आदमी से सवाल करते हुए पूछा, अरे अंकल, आपने मेरे दोस्त श्लेष को देखा है? उसने नीली टी शर्ट और काली जींस पहनी हुई है। जैसे उस लड़के ने नीली टी शर्ट और काली जींस कहा तो मुझे अचानक से याद आया कि ये तो वही लड़के हैं जो कुछ देर पहले एक दूसरे को गाली देते हुए ट्रेन से उतरे थे। इससे पहले मैं उस लड़के से कुछ पूछ पाता कि मेरे बगल में बैठा वो आदमी जिससे उस लड़के ने अपने दोस्त के बारे में पूछा था, वो बेंच से उठा और उस स्टेशन के दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला, पटरियों के उस ओर पेड़ों के पीछे एक कुआं है, उसी में तुम्हारे दोस्त का आधा आधा शरीर पड़ा हुआ है। उस आदमी के ये कहते ही वो लड़का चीखते हुए बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसके ये कहते ही वो आदमी बोला, आज तक मेरी बात कभी गलत नहीं हुई है, यकीन नहीं है तो जाकर देख लो। इतना बोलकर वो तख्ती पहना हुआ आदमी वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया और वहीं मैं वहाँ पर बैठा ये सोचता रह गया कि आखिर भला ये कैसा इंसान है जो कुछ भी बोलकर चला गया। खैर इसी बीच उस लड़के का तीसरा दोस्त भी वहाँ पर आ गया और उसके आते ही जब उस पहले वाले लड़के ने उसे बताया कि एक आदमी ने कहा है कि श्लेष की आधी बॉडी उधर एक कुएं में है, तो वो लड़का ये सुनकर हंस पड़ा और फिर हंसते बोला, अबे यार कोई पागल होगा वो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तू ज़्यादा सोच मत, वो यहीं कहीं होगा, चल सही से ढूंढते हैं उसे। आपस में बातचीत करने के बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए और मैं वहीं उस बेंच पर बैठा रह गया। पर अब मेरे दिमाग में उस समोसे चाय वाले की दुकान की बात गूंजने लगी थी। उस दुकान वाले के अनुसार उस आदमी को टोकना नहीं था, यहाँ तक कि वो आदमी भी चुप ही था जब तक कि उस लड़के ने उसे टोका नहीं। उसके टोकने के बाद ही उस आदमी ने अपना मुंह खोला और उसके दोस्त की मौत की खबर सुना दी। अभी मैं इन सभी सवालों में उलझा हुआ था कि तभी अचानक वो दुकानदार उन दोनों लड़कों के साथ भागता हुआ दिखा, तो मैं भी अपनी जगह से उठा और उनकी तरफ दौड़ा। अभी मैंने पटरियां ही पार की थी कि तभी मुझे उन दोनों लड़कों की चीख सुनाई दी। उनकी चीख सुनते मेरे कदम एकदम से वहीं ठहर गए। फिर जब मैंने उन लड़कों को ये कहते सुना कि उस आदमी ने ही हमारे दोस्त को मारा है, तो मैंने दौड़ना शुरू किया। फिर जब मैं उन घने पेड़ों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां वो तीनों जने थे, तो मैंने पाया कि वो तीनों एक बड़े कुएं के मुंडेर पर खड़े हैं और उस कुएं के अंदर देख रहे हैं। फिर जब मैंने उस कुएं में झांका तो कुएं में झांकते मेरी चीख निकल गई। दरअसल मेरी चीखने की वजह थी उस कुएं में तैरती लाश, जिसके कमर से ऊपर के भाग के नाम पर सिर्फ थी तो रीढ़ की हड्डी। ये इतना भयावह दृश्य था कि कुछ देर के लिए मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। फिर इसी बीच वो लड़का जिसने उस आदमी से अपने दोस्त के बारे में पूछा था, वो चीखते हुए बोलने लगा कि उसके दोस्त की ये हालत उसी आदमी ने की है। और ये कहते हुए उस लड़के ने अपना मोबाइल फ़ोन अपनी जेब से निकाला और फिर पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस ने आने से मना कर दिया, जिसके कारण उस लड़के का गुस्सा और भी भड़क गया। अभी वो दोनों गुस्से में ही थे कि तभी उस दुकानदार ने कहा, देखो अभी तो सिर्फ तुम्हारे दोस्त की जान गई है, पर अब तुम्हारी बारी है। तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बड़ी भूल कर दी है। अभी उस दुकान वाले ने इतना ही बोला था कि वो दोनों लड़के उस दुकानदार पर ही बरस पड़े और उनके बीच गहमा गहमी होने लगी। मैंने बीच बिचाव करने की भी कोशिश की, पर उन दोनों लड़कों का गुस्सा उनके आपे से बाहर जा चुका था, जिसके चलते कब जुबानी जंग हाथापाई में बदल गई पता ही नहीं चला। पर जब अचानक ही वो लड़का जिसने उस आदमी से अपने दोस्त के बारे में पूछा था, वो बेहोश हो गया, तो उनकी लड़ाई शांत हो गई। यहाँ तक कि उस दुकान वाले ने ही फौरन ही एम्बुलेंस बुलाई और उन दोनों को अस्पताल भिजवा दिया। उन दोनों के अस्पताल जाने के बाद मैं उस दुकानदार के साथ उसकी दुकान पर गया। चूँकि उस हाथापाई में उसे भी चोट आई थी, तो ऐसे में मैं बस उसकी थोड़ी मदद करना चाहता था। साथ ही अब ये भी जानना चाहता था कि अब क्या होगा।
लेकिन उसकी दुकान पर पहुंचते ही उस दुकान वाले ने मुझे बैठने को बोला और अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम गगन है और वो आदमी जिसके चलते उस लड़के की जान गई है ना, वो है किरमन, एक ऐसा जीव जो दिखता तो हम इंसानों जैसा है पर वो हम इंसानों से बहुत अलग है। उस दुकानदार गगन के ये कहते ही मैंने सवाल करते हुए पूछा, इसका मतलब है कि उस लड़के को उस तख्ती वाले आदमी ने मारा है जिसका नाम आप किरमन बता रहे हैं? मेरे ये सवाल करते ही उस दुकानदार ने कहा, नहीं, किरमन ने उसे नहीं मारा है, पर उस लड़के की मौत का कारण किरमन ही है, क्योंकि उसके दोस्त ने किरमन से अपने दोस्त के बारे में पूछकर उस नियम को तोड़ दिया जिस नियम से किरमन बंधा हुआ है। वो कभी भी किसी इंसान को पहले नहीं टोकेगा, पर किसी ने उसे टोका तो फिर वो अपना मुंह यानी कि मौत का द्वार खोलेगा। दोस्तों, दुकानदार गगन के बाद अभी भी मुझे साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। अभी अभी एक लड़की की दर्दनाक हत्या हुई थी, पर यहाँ के लोगों को तो छोड़ो, पुलिस को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खैर, इसी बीच कुलकर्णी सर का कॉल आया और जैसे मैंने कॉल रिसीव किया तो वैसे ही वो भड़कते हुए बोले, अरे तुम कहाँ पर रह गए, ट्रेन निकल जाएगी तब आओगे? उनके ये कहते जब मैंने एक नज़र अपनी घड़ी की ओर देखा तो मैंने पाया कि 3 बज चुके हैं। इस हंगामे के कारण मुझे तो अपने काम का ही ध्यान नहीं रहा। खैर, मैं फौरन गगन की दुकान से उठा और स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन में दाखिल होते ही मेरी नज़र सीधे कुलकर्णी सर पर गई जो ट्रेन के गेट पर खड़े थे, और उन पर नज़र पड़ते ही मैं उनके पास गया। इससे पहले मैं अपनी देरी के लिए माफ़ी मांगता कि उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट थमाते हुए बोला, अभी तो तुम्हें वापसी की कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, अगली ट्रेन अब सुबह 7 बजे की है, पर तुम यहाँ पर रुकना मत, तुम आज के लिए कोई सराय देख लो। इससे पहले मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछता कि इसी बीच ट्रेन ने चलने का हॉर्न दे दिया और इसी के साथ कुलकर्णी सर अपनी बर्थ की तरफ चले गए। ट्रेन के वहाँ से जाने के बाद जब मैंने अगली ट्रेन का पता किया तो सच में अगली ट्रेन सुबह 7 बजे की ही थी। अब ऐसे में मुझे अभी और 4 घंटे काटने थे। ऐसे में मैंने स्टेशन के उस कोने का रुख किया जहाँ पर कुछ लोग चादर ताने पसरे हुए थे। वैसे तो कुलकर्णी सर ने मुझे यहाँ पर रुकने से मना किया था, पर 4 घंटे की तो बात थी, ऊपर से अब सवेरा भी होने को था, तो मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर रुकने में कोई दिक्कत है। इसलिए मैं उन्हीं लोगों के बगल में जाके दीवार से कमर टिका के बैठ गया और सुबह के 7 बजने का इंतज़ार करने लगा। हालांकि अभी भी मेरा ध्यान बार बार स्टेशन के उस ओर ही जा रहा था जिधर वो कुआं था, जिस कुएं में उस लड़की की आधी लाश तैर रही थी। पता नहीं उस लड़के के साथ ऐसा किसने और क्यों किया होगा। ऊपर से वो तख्ती वाला आदमी जिसे गगन दुकान वाला किरमन बुलाता है, वो ना जाने कौन सी आफत है। इन्हीं सब ख्यालों के बीच मेरी आंख लग गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो उजाला हो चुका था। टाइम देखा तो 6 बज रहे थे और ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा शेष था। इसलिए मैंने सोचा कि नाश्ता कर लेता हूँ, फिर ट्रेन की टिकट लूँगा। इसी विचार के साथ मैं वहाँ से उठा और स्टेशन के पीछे वाली बाजार की तरफ बढ़ा। अभी मैं बाजार की ओर ही बढ़ रहा था कि तभी मेरी नज़र गगन की दुकान पर गई, जहाँ कुछ लोग गगन के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे। उन लोगों को गगन दुकानदार के आगे गिड़गिड़ाता हुआ देख मैं गगन के पास गया, और जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो वैसे मेरी नज़र उन लोगों के बीच खड़े उस लड़के पर पड़ी जो अपने दोस्त को एम्बुलेंस में लेकर निकला था। अभी मैं उस लड़के की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस लड़के की भी नज़र मेरे पर पड़ गई, और मुझे देखते ही वो लड़का मेरी ओर इशारा करते हुए अपने बगल में खड़े आदमी से बोला, अंकल, इन भैया ने भी श्लेष की लाश देखी थी उस कुएं में, ये भी उस वक्त वहीं हमारे साथ ही थे। उस लड़के के ये कहते ही वो आदमी जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी, वो बिलखता हुआ मुझसे बोला, बेटा, तुमने सच में मेरे बेटे श्लेष की लाश उस कुएं में देखी थी? उस आदमी की ये पूछते ही जैसे मैंने उसे जवाब देना चाहा तो वैसे ही दुकानदार गगन बीच में झुंझलाते बोला, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? इस बारे में बात मत करो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। अभी तो बस उस लड़के के बारे में सोचो जो अस्पताल में है। इससे पहले वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसे लड़की चंडालनी के पास लेकर पहुंचो। दोस्तों, दुकानदार गगन जिस ऊंची आवाज़ में उन लोगों से बात कर रहा था, उससे जाहिर था कि वो उस तख्ती वाले आदमी यानी कि किरमन की कोई बात नहीं करना चाहता था। हालांकि उन लोगों ने कुछ देर और मिन्नतें की, पर दुकानदार गगन अपनी बात पर अड़ा रहा। साथ ही मुझे भी इशारे से वहाँ से निकलने को कह दिया। उसके इशारे के मिलते ही मैं भी समझ गया कि मेरे खामोश रहने में ही भलाई है, लिहाजा मैं वहाँ से आगे निकल गया। फिर करीबन आधे घंटे के बाद
मैं ट्रेन पकड़ने के लिए फिर लौटा, चूँकि गगन की दुकान स्टेशन के ठीक बगल में ही थी। तो जब मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरा तो उसने मुझे देख लिया और फिर देखते मुझे आवाज़ देते हुए बोला, अरे इधर आना भैया। उसके पुकारते मैं उसके पास गया और बोला, बोलो गगन भैया क्या बात है। मेरे इतना बोलते ही गगन भाई मुस्कुराने लगे। फिर जब मैंने उनके यूँ मुस्कुराने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, तुम्हें मेरा नाम याद है? ये जानकर मैं हैरान हूँ। तुम मुझे भले इंसान लगते हो, साथ ही समझदार भी। तभी तो मेरा इशारा समझ गए और उन लोगों से बिना बात किए चले गए। इसी समझदारी के लिए आखिरी चाय मेरी तरफ से पीते जाओ। ये बोलते हुए गगन भैया ने मुझे चाय का एक गिलास थमा दिया। चाय का गिलास लेते ही मैंने गगन भाई से बोला, गगन भाई वो तख्ती वाला आदमी, मतलब कि किरमन, वो है कौन और उस लड़के की मौत की वजह कैसे बना? ये पूछने के बाद मुझे लगा कि इस बार भी गगन भाई मुझे उस किरमन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पर मेरे इस बार पूछने पर जब उन्होंने कहा, सुनना चाहोगे तुम? किरमन की कहानी बहुत लंबी है, तुम्हारे पास उतना टाइम है? उनके मुंह से ये सुनते ही मैंने बोला, हाँ हाँ टाइम ही टाइम है, आप कहानी तो सुनाओ। मेरे हाँ कहते ही गगन दुकानदार ने कहा, करीबन 40 साल पहले ये पूरी जगह प्रसन्ना जमींदार की हुआ करती थी। प्रसन्ना जमींदार दिल का भी बहुत अच्छा था, पर एक समस्या जो प्रसन्ना को थी वो थी कि उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उसने 7 शादियाँ भी की पर उसे संतान का सुख नहीं मिला। पर एक रोज प्रसन्ना के घर एक तांत्रिक आया और प्रसन्ना से रात बिताने की जगह मांगी। प्रसन्ना ने उस तांत्रिक को रात गुजारने के लिए बिस्तर के साथ साथ उसकी आओ भगत भी पूरे दिल से की। कहते हैं कि प्रसन्ना की आओ भगत ने उस तांत्रिक का दिल जीत लिया और जब अगली सुबह वो तांत्रिक जिसका नाम तारानाथ था वो प्रसन्ना के कुछ कहे बिना उसके मन के दुख को समझ गया और उस तांत्रिक ने प्रसन्ना को अपनी 7 बीवियों के साथ अपने गुप्त ठिकाने पर बुलाया। जिसके बाद प्रसन्ना अपने 7 बीवियों को लेकर उस तारानाथ तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचा, जहां पर उस तांत्रिक ने प्रसन्ना को अपने 7 बीवियों को 9 महीने के लिए उसी के पास छोड़ने के लिए कहा, जो कि एक बड़ी अजीब बात थी। पर शायद अब तक प्रसन्ना को अपनी बीवियों से किसी भी तरह का मोह नहीं बचा था, इसलिए वो उस तारानाथ तांत्रिक की बातों में आ गया। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। उस तांत्रिक की अगली शर्त थी कि वो अपनी 7 बीवियों का उनके जीते जी पिंड दान कर दे और उन्हें मरा हुआ मान ले। ये सब करने के बाद ठीक जब 9 महीने गुजर जाए तो आके अपनी बीवियों के साथ अपने कुल का दीपक भी साथ ले जाए। प्रसन्ना ने ठीक ऐसा ही किया। उसने अपनी 7 बीवियों को मरा हुआ मान लिया और उनका पिंडदान भी कर दिया और बेसब्री से 9 महीनों के बीतने की राह देखने लगा। समय बीतता गया पर बीतते हर दिन के साथ प्रसन्ना बदलने लगा। वो दिन रात मन ही मन कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता। फिर जब 9 महीने का समय समाप्त हुआ तो वो उस तांत्रिक के पास गया अपने बच्चे को लेने, जहाँ उसे बच्चा तो मिला पर 7 टुकड़ों में। पर हैरत वाली बात ये थी कि उन 7 टुकड़ों में जान थी। प्रसन्ना ने जब ये देखा तो वो उस तांत्रिक पर भड़क गया और गुस्से में बोला, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं ऐसे बच्चे का क्या करूँगा जो 7 टुकड़ों में बटा है? प्रसन्ना के ये कहते ही उस तांत्रिक ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी सिर्फ एक ही बीवी होती तो ये बच्चा टुकड़ों में नहीं बल्कि साबुत होता, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। उस तांत्रिक के ये कहते ही प्रसन्ना ने फौरन उस बच्चे को ठीक करने को कहा। प्रसन्ना के ये कहते ही उस तारानाथ तांत्रिक ने कहा, पर इसके बदले में तुम्हें अपनी 7 बीवी मुझे बलि चढ़ानी होंगी। पर पता नहीं उस वक्त प्रसन्ना ने क्या सोचा कि वो तांत्रिक की वो भी बात मान गया। जिसके बाद उस तांत्रिक ने प्रसन्ना की 7 बीवियों को बलि के रूप में ग्रहण कर लिया और उन 7 टुकड़ों को जोड़कर एक साबुत बच्चा बना दिया, जिसका नाम उस तांत्रिक ने किरमन रखा। उस रात प्रसन्ना उस बच्चे को तो ले आया, पर उसके बाद एक और भयानक सिलसिला शुरू हुआ। जब वो बच्चा बोलने लगा तो वो बच्चा यानी कि किरमन जब किसी से बात करता तो वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरता। इस घटना ने लोगों के भीतर खौफ के साथ साथ आक्रोश भर दिया और तय कर लिया कि किरमन को मार डालेंगे वो। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि कोई उस बच्चे से सीधे भिड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सीधे भिड़ने का मतलब सिर्फ मौत थी। तो ऐसे में गांव वाले पहुंचे ललकी चलडालनी के पास, जिसके बाद उस ललकी चलडालनी ने अपनी शक्तियों के दम पर उस बच्चे को एक बंधन में बांध लिया, जिस बंधन के अनुसार किरमन कभी भी अपना मुंह पहले नहीं खोलेगा और कोई उसे टोकने की गलती ना करे। इसलिए वो अपने गले में
उम्र भर एक तख्ती भी पहने रहेगा जिस पर लिखा है, मुझे टोकने की गलती मत करना। दोस्तों, उस गगन दुकानदार की पूरी बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे तो ये सारी बात सुनने में झूठी लग रही थी, पर ऐसा नहीं था। जो मैंने रात में देखा और महसूस किया, उससे मुझे विश्वास हो गया था कि किरमण की कहानी सच्ची है। खैर, इसके बाद मैं 7 बजे वाली गाड़ी से वापस लौट आया, साथ ही कई सवाल के साथ, जैसे कि लड़की चंडालनी कौन थी और वो तारानाथ तांत्रिक वो कौन था, साथ ही उस लड़के का क्या हुआ जो हॉस्पिटल में भर्ती था। मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं, पर आप सबका क्या कहना है इस घटना के बारे में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि एक ट्रक ड्राइवर की है। दोस्तों, लगभग रात के 2:30 बज रहे थे और मैं अपनी ट्रक को हाईवे 32 की लंबी और सुनसान सड़क पर चला रहा था। दूर दूर तक सिर्फ काली स्याही जैसा अंधेरा फैला हुआ था और मेरे ट्रक की हेडलाइट से उस अंधेरे को काटते हुए आगे का थोड़ा सा रास्ता दिखा रही थी। उस रात ठंडी हवा कुछ ज़्यादा ही तेज थी और हर झोंके के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज मेरे ट्रक के कांच पर उंगलियां फेर रही हो। मैं कई घंटों से बिना रुके चला जा रहा था, लेकिन थकान से ज़्यादा एक अजीब सी बेचैनी का एहसास मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उस मार्ग पर उस वक्त किसी गाड़ी का ना होना आम बात नहीं थी, मगर उस रात हाईवे पर ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर खाली कर दिया गया हो, जैसे किसी अनजानी चेतावनी को सबने समझ लिया हो और मैं ही वो मूर्ख था जो रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। हेडलाइट्स की फीकी रोशनी में सड़क पर उड़ती धूल मुझे बार बार इस बात का एहसास कराती कि ये रास्ता सामान्य नहीं है। दूर कहीं पर पुराने बिजली के खंभों से आती हुई भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी, जो हवा के साथ मिलकर एक अजीब सी डरावनी लय बना रही थी। करीब 10 मिनट के बाद अचानक ही मेरी नज़र कुछ ऐसा देखकर जम गई जो किसी सामान्य रात में शायद किसी का भी दिल दहला देती। सड़क के बीचों बीच मेरी हेडलाइट के दायरे में एक छोटी बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। लगभग 7 या 8 साल की, सफ़ेद फ्रॉक पहने, घुटनों को गले लगाकर झुकी हुई, जैसे घंटों से वहीं पर बैठी हो। उसकी शक्ल हेडलाइट के कोने में ही दिख रही थी, साफ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि वो बच्ची पूरी तरह अकेली थी। इस वक्त इस सुनसान हाईवे पर किसी बच्ची का होना असंभव था। दोस्तों, ट्रक धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगा और सड़क की सफाई मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगी। बच्ची बिल्कुल स्थिर बैठी थी, ना तो उसमें कोई हरकत थी और ना ही कोई डर, और साथ ही ना कोई घबराहट, बस एक ऐसी चुप्पी कि जैसे वो इस खाली सड़क का हिस्सा हो। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ पड़ी, पर एक इंसानियत भी जागी जो कह रही थी कि इतनी रात को कोई बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। सड़क के उस हिस्से पर मैं रुक गया और ट्रक का इंजन बंद होते आसपास का सन्नाटा तुरंत और गहरा हो गया, जैसे कि किसी ने सारी आवाज़ें निगल ली हों। फिर मैं ट्रक से नीचे उतरा और हवा का एक ठंडा झोंका सीधे मेरे चेहरे पर लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में किसी की सांस मिल गई हो, लेकिन मैं बच्ची की ओर बढ़ता गया। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो ये महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा ट्रक वाली जगह से कहीं ज़्यादा ठंडी है, पर उसके सिर के पास ज़मीन पर अजीब से गोल निशान बने हुए थे, जैसे कोई उसे वहाँ घसीट कर लाया हो या वो खुद बार बार उसी जगह घूमती रही हो। जब मैं उसके पास पहुँचा तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस उसी तरह सिर झुकाए हुए बैठी रही। मुझे लगा वो बेहोश या सदमे में है, तो मैंने उसे सावधानी से उठाया और अपने ट्रक तक लाया। उसकी देह बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे घंटों से नहीं बल्कि कई दिनों से किसी ने छुआ ही ना हो। मैंने उसे ट्रक के पीछे की सीट पर लेटा दिया और आगे जाकर अपना इंजन स्टार्ट किया। जैसे वो इंजन चालू हुआ तो कुछ अजीब सा हुआ। ट्रक की सभी लाइटें एक पल के लिए तेजी से झपकने लगी और फिर सामान्य हो गई। मैं इसे बैटरी की समस्या समझकर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ चला, लेकिन कुछ मिनटों के बाद एहसास हुआ कि मेरा जीपीएस अचानक ही सिग्नल खो चुका था। स्क्रीन पर केवल एक अजीब सी काली लाइन घूमे जा रही थी जो किसी दिशा की ओर इशारा नहीं कर रही थी। सड़क भी अचानक ही अपरिचित लगने लगी। जहां सीधे हाईवे की पट्टी होनी चाहिए थी, अब वहां पर घुमावदार, बिना बोर्ड के, बिना चिन्ह वाली सड़कें दिखने लगी। तभी मैंने सोचा कि शायद मैं गलती से किसी अंदरूनी रास्ते पर मुड़ गया हूँ, लेकिन ये असंभव था।
क्योंकि मैंने कभी एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया था। सड़क आगे आगे अंधेरे में मुड़ती जा रही थी। उसकी दिशा में खुद पे खुद खींचा जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने स्टीयरिंग पकड़ लिया हो। दूर दूर तक कोई घर, दुकान या ढांचा दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास बस घने पेड़ और उनके बीच बहती काली हवा, जो कभी कभी ट्रक की खिड़की से टकराकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। फिर कुछ किलोमीटर बाद अचानक ही मुझे केबिन के पीछे से हल्की सी सरकने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे से अपनी जगह बदल रहा हो। मैंने शीशे से देखने की कोशिश की तो वो बच्ची वहीं पर लेटी हुई दिखी, लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ी बदली हुई थी। ये संभव था कि ट्रक के झटकों से वो हिल गई हो, पर उस वक्त मेरी धड़कनें पूरी गति से दौड़ रही थी। हवा अचानक और ठंडी हो गई, क्योंकि इतने ठंडे झोंके तो पहाड़ी रास्तों पर भी नहीं लगते। फिर मेरी ट्रक एक जगह पर जाकर खुद पे खुद रुक गई, जबकि मैंने ब्रेक को छुआ तक नहीं था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, ऐसे कि जैसे उनकी जड़ें सड़क को निगल लेना चाहती हो। अंधेरा भी और बढ़ गया था। तभी मुझे ट्रक के पीछे से एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ पूरी तरह से साफ थी। वो किसी छोटी उंगली से खिड़की पर टिक टिक करने की आवाज़ थी। अब ये सुनते ही मेरी गर्दन के पीछे एक सिरहन दौड़ गई। मैं स्थिर होकर बैठा रहा, सांस धीमी करते हुए, जैसे ज़रा सी हलचल करने से कुछ जाग जाएगा। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती चली गई और फिर अचानक ही वो बंद हो गई। इतने गहरे सन्नाटे में खामोशी और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। फिर कुछ ही पलों के बाद ट्रक के पीछे की सीट से एक बेहद धीमी लेकिन साफ साफ सांस लेने की मुझे आवाज़ सुनाई दी। ये वैसी आवाज़ थी जैसी कोई नींद से उठते वक्त लेता है। मैं हिम्मत करके पीछे मुड़ा, लेकिन ट्रक के भीतर का अंधेरा इतना गहरा था कि मैं सिर्फ उसकी सफ़ेद फ्रॉक का थोड़ा सा हिस्सा देख पाया था। फ्रॉक का किनारा हिल रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे बैठने की कोशिश कर रहा हो। पर उस पल मुझे समझ में आ गया था कि वो बच्ची इंसान नहीं थी, क्योंकि इंसान की देह इतनी ठंडी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान की मौजूदगी हवा को इतना भारी नहीं बना सकती, क्योंकि इंसान ट्रक की दिशा नहीं बदल सकता। और सबसे बड़ा कारण, जिस रास्ते पर मैं अब था वो इस दुनिया के किसी नक्शे में नहीं था। फिर अचानक ही सड़क खत्म हो गई। ट्रक ऐसे रुका मानो सामने कोई अदृश्य दीवार हो। हेडलाइट सिर्फ पेड़ों के बीच एक काले गड्ढे को रोशन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई खाई नहीं, बल्कि कोई दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुला हो। और फिर तभी पहली बार ट्रक के अंदर से एक बहुत धीमी, बहुत ठंडी सांस मेरे कानों के बिल्कुल पास से गुजरी, जैसे कोई मेरे बेहद करीब झुककर बेहद धीरे से बताने की कोशिश कर रहा हो कि वो बच्ची अभी जाग चुकी है और अब मेरी बारी है रास्ता बदल जाने की। फिर हवा में अचानक ही धुंध भरने लगी और ट्रक की हेडलाइट अपने आप ही बंद हो गई। और उस आखिरी पल मैंने केबिन की खिड़की में अपनी परछाई के पीछे किसी और की आंखें चमकती हुई देखी। ट्रक की हेडलाइट बंद होने के बाद जो अंधेरा उतरा वो सामान्य रात का अंधेरा नहीं था। वो ऐसा था जैसे किसी ने मेरी आंखों के सामने काला पर्दा गिरा दिया हो। हवा में धुंध घुलने लगी थी और वो धुंध अनजानी थी, बहुत भारी और किसी सूखे सड़े हुए मांस की भू लिए हुए थी। ऐसा लगता था मानो इस धुंध का कोई आकार हो, कोई चाहत, और वो धीरे धीरे ट्रक के भीतर घुसना चाहती हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थी, लेकिन मुझे वहां पर रह गई जीवन की गर्मी भी धीरे धीरे गायब महसूस हो रही थी। ना जाने कितनी देर तक मैं अंधेरे में अपलक बैठा रहा, केवल अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनता हुआ, जो अब बहुत धीमी और थकी हुई लगने लगी थी। किसी अनजानी शक्ति ने मुझे वहीं पर जकड़ रखा था। फिर कुछ समय के बाद धुंध का रंग बदलने लगा। वो हल्के ग्रे से गहरे स्याह में बदलती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो धुंध किसी विशाल आकृति की तरह मेरी ट्रक की खिड़कियों के बाहर घूम रही हो। और फिर अचानक ही ट्रक के डैशबोर्ड पर एक हल्की कंपन हुई, छोटी पर इतनी स्पष्ट थी कि मैं समझ सका ट्रक अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। धीरे धीरे हेडलाइट एक पल के लिए जगमगाई और उस एक झपक में जो देखा तो उसने मेरी आत्मा तक को जमा दिया, क्योंकि सड़क अब गायब थी, पेड़ गायब थे। जहाँ पहले जंगल था वहाँ पर अब सिर्फ एक काली अंतहीन समतल जमीन दिख रही थी। और उस जमीन पर ना तो मिट्टी थी, ना घास, ना ही पत्थर, बस एक चमकदार खाली सी सतह, जैसे मौत की झील हो। उस सतह पर ट्रक रुका नहीं था और उसके टायर धीरे धीरे खुद किसी दिशा में घूमने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रक उस अंधेरे समतल पर फिसल रहा हो। ये दुनिया अब हाईवे की नहीं थी और ना ही ज़मीन की। ट्रक के पीछे हलचल फिर होने लगी।
पहले हल्के हिलने से, फिर सीट के कुशन दबने की आवाज़ से, जैसे कोई धीरे धीरे उठकर बैठ रहा हो। मेरे भीतर की हवा भारी हो चुकी थी, सांस लेना कठिन लग रहा था। मेरे कानों में वही टिक टिक की आवाज़ फिर से शुरू हुई, पर इस बार खिड़की पर नहीं, बल्कि ठीक मेरे पीछे की प्लास्टिक बैक रेस्ट पर। हर बार आवाज़ के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उंगली स्टीयरिंग के पीछे की सीट पर छाप छोड़ रही हो। फिर धीरे धीरे वो उंगलियां ऊपर बढ़ी। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की, पर गर्दन के पीछे किसी मौजूदगी की ठंडक मुझे महसूस हो रही थी। ये ठंडक इंसानी नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे किसी बर्फ में दबे हुए शरीर को अचानक ही कमरे में ला दिया जाए। फिर अचानक ही ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। मैं आगे की ओर धकेला गया, लेकिन ना जाने किस शक्ति ने मुझे सीट से गिरने नहीं दिया। बाहर की सतह अब और भी स्पष्ट दिख रही थी। वो जमीन नहीं थी, वो किसी गहरे सोने गड्ढे जैसी थी, जिसके नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई विशाल परछाई उस समतल के नीचे तैर रही हो। और फिर तभी ट्रक के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, पर वो आवाज़ इंसानी नहीं थी। वो कई आवाज़ों के साथ एक बोलने जैसी थी, जैसे बहुत सारे मुंह एक ही बच्ची की सांसों में समाकर बोल रहे हों। वो आवाज़ करीब आई, इतनी करीब कि मुझे लगा वो ठीक मेरे कंधे के पास झुकी हुई है। मेरे माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें अब फिसलने लगी थी। फिर अचानक ही ट्रक के भीतर की हवा एकदम से रुक गई, जैसे किसी ने पूरे वातावरण का दम घोट दिया हो। और फिर तभी पीछे की सीट पर बैठी वो आकृति उठकर खड़ी हो गई। उसके खड़े होने की आवाज़ इतनी धीमी थी कि केवल कुशन के दबने और वापस उठने की आवाज़ ही सुनाई दी, लेकिन उस आवाज़ के पीछे छुपी भय की गहराई ऐसी थी कि मेरी सांसें खुद से मेरी छाती में अटक गई। फिर धीरे धीरे उसकी परछाई ट्रक की फ्रंट ग्लास में दिखाई देने लगी। वो कोई बच्ची नहीं थी, कम से कम उसकी छाया लंबी, टेढ़ी और किसी असमान आकार की थी। ऐसा लगता था जैसे वो कई आकृतियों का मिला जुला रूप हो, जो एक इंसानी शरीर में कैद होने की कोशिश कर रही हो। उसकी सफ़ेद फ्रॉक के किनारे अब ज़मीन को छू नहीं रहे थे, बल्कि हवा में हल्के हल्के झूल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य लहर पर तैर रहे हों। फिर उसने सिर झुकाया तो मैं अभी भी उसे सीधे नहीं देख पा रहा था, सिर्फ उसका प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब भी किसी परछाई की तरह स्थिर नहीं था। उसका चेहरा जैसे धुंध में हिल रहा था, कभी लंबा तो कभी चौड़ा तो कभी बिना आंखों का। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चेहरा ढूंढ रही हो जिसे वो अपना कह सके। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि मैं उसे उठाकर ट्रक में लाया था, क्योंकि मैंने उस रात उसका रास्ता बदल दिया था। तो अब वो मेरा रास्ता बदलने आई थी, हमेशा के लिए। ट्रक फिर से हिलने लगा, पर इस बार ऊपर की ओर, जैसे वो अंधेरी समतल ज़मीन किसी भंवर की तरह खुल रही थी। और फिर ट्रक धीरे धीरे उसके भीतर खिंच रहा था। इंजन बंद था, लेकिन ट्रक ऊपर नीचे झूल रहा था, जैसे कोई विशाल हाथ उसे उठा रहा हो। फिर पहली बार उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही हल्की, बहुत धीमी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि मैं जान गया कि अब वो मेरे बिल्कुल पास थे। वो आवाज़ सीधे मेरी सीट के ठीक बगल में रुक गई, जिस वजह से मेरा शरीर पत्थर की तरह जम चुका था। अगर मैं पलक भी झपकाता तो मुझे लगता कि वो मेरा चेहरा पकड़ लेगी। फिर ट्रक अचानक एक तेज गिरावट के साथ नीचे धंसा। ऐसा लगा जैसे नीचे कोई अथाह खाई खुल चुकी हो और ट्रक उसमें गिरता चला जा रहा हो। वो हवा इतनी तेज हो गई कि उसके साथ कोई और चीज़ भी गिर रही थी। शायद मेरी चेतना, शायद मेरा शरीर, शायद वो मेरी आत्मा थी। और फिर बेतहासा अंधेरा छा गया। केवल आखिरी चीज़ जो महसूस हुई वो थी एक छोटी ठंडी उंगली का मेरे हाथ की पीठ पर स्पर्श। वो उंगली धीरे धीरे मेरी नसों पर घूमती गई, जैसे वो मेरा रास्ता तय कर रही हो। और फिर वो स्पर्श भी गायब हो गया। जब मैंने होश संभाला तो मेरी ट्रक की चाबी हाईवे 32 के किनारे पड़ी हुई थी। ट्रक गायब था और GPS, मोबाइल और मेरा सामान सब कुछ गायब था। बस मैं अकेला ही सड़क पर पड़ा हुआ था, उस जगह जहाँ से मेरा रास्ता कभी बदलना शुरू हुआ था। पर सबसे डरावना ये नहीं था, सबसे डरावना था वो छोटा सा काले कोयले जैसा हाथ का निशान, जो अब भी मेरे दाहिने हाथ की पीठ पर जला हुआ सा दिखाई दे रहा था, और जो सुबह तक मिटने की बजाय और गहरा होता चला गया। जैसे वो बच्ची अभी भी मेरे साथ हो, जैसे उसका रास्ता अभी ख़त्म ही ना हुआ हो।
फिर उस सुबह जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मुझे अपनी सांसों में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ, जैसे रात ने मेरे फेफड़ों में कुछ ऐसा भर दिया हो जिसे मैं बाहर निकाल नहीं पा रहा था। दोस्तों, हाईवे 32 मेरे सामने शांत और सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी खामोशी अब वैसी नहीं थी जैसी पिछले कई सालों से मैं महसूस करता आया था। इस खामोशी में एक ऐसी परछाई थी जो मेरे आसपास घिसटती हुई चल रही थी, अदृश्य होते हुए भी बेहद जानी पहचानी। पर मेरा ट्रक गायब था और मैं केवल उन टायर की हल्की सी रेखाओं को देख पा रहा था जो कि कुछ दूर तक जाती थी और अचानक ही हवा में गायब हो जाती थी, जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर चढ़ गया हो जिसे इस दुनिया की ज़मीन ने कभी नहीं जाना। मेरे दाहिने हाथ पर वही जला हुआ निशान था, छोटा, लेकिन उसका आकार अब किसी बच्चे की उंगली के निशान जैसा नहीं लग रहा था। वो फैल रहा था जैसे किसी जले हुए बेल का छोटा पौधा मेरी त्वचा पर बढ़ने लगा हो। मैं हाईवे पर चलता रहा, ये सोचते हुए कि शायद आसपास कोई मदद मिल जाए, लेकिन मैं जितना आगे बढ़ता उतना ही एक अनजाना डर मेरे पीछे कदम ताल करता रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा बल्कि मेरे साथ साथ चल रहा हो, बिना पैरों के, बिना वजन के, केवल मौजूदगी के रूप में। फिर कुछ दूरी पर एक ढाबा दिखाई दिया, लेकिन वो बंद था, पर बाहर पड़ी कुर्सियों पर रात की नमी थी। लेकिन सबसे अजीब वो चीज़ थी जिसने मेरे पैरों को जड़ कर दिया था। एक छोटा सा गुड़िया जैसा टेडी जो कुर्सी पर रखा हुआ था, वही टेडी जो मैंने रात को उसी बच्ची के पास देखा था, वही चिरा हुआ कान, वही गंदा पीला रिबन। लेकिन ये असंभव था क्योंकि वो टेडी मैंने ट्रक की पीछे की सीट पर ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे जैसे उस खिलौने के पास जाने लगा तो हवा की गति फिर से बदलने लगी। फिर हिम्मत जुटाकर मैंने उस टेडी को उठाया और मेरी उंगलियों ने उसे छूते अचानक ही पूरी ज़मीन कांपने लगी। ये कोई भूकंप नहीं था, ये कोई कंपन भी नहीं था, बल्कि किसी गहरी छिपी चेतावनी की तरह था, जैसे उस खिलौने को छूना किसी दरवाजे को खोलने जैसा हो। टेडी अचानक ही बेहद गर्म होने लगा, इतना कि मेरी त्वचा तक जलने लगी थी। फिर मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन वो ज़मीन पर गिरते ही बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे वो कभी गर्म हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखों में अब एक हल्की सी चमक थी। वो चमक इंसानी नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे किसी परछाई में छुपी जान किसी खिलौने के भीतर से झांक रही हो। फिर धीरे धीरे मेरे आसपास की हवा बदलने लगी और ढाबा अब सुबह का नहीं लग रहा था। सूरज की रोशनी हल्की होने लगी, जैसे कोई अनदेखा पर्दा उसके सामने खड़ा हो गया हो। मुझे ये एहसास होने में देर नहीं लगी कि मैं फिर से उसी दुनिया के दरवाजे पर खड़ा था जहाँ मेरा ट्रक गायब हुआ था, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ पर जला हुआ निशान अब धड़कने लगा, जैसे कोई छोटा दिल त्वचा के नीचे धक धक कर रहा हो। हर धड़कन के साथ एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो निशान सिर्फ एक दाग नहीं बल्कि एक कड़ी थी जो मुझे उस दुनिया से जोड़ रहा था जिसे मैंने रात को गलती से छू लिया था। फिर अचानक ही मेरे कानों के बिल्कुल पास एक बेहद ही धीमी पर बेहद साफ सांस की हलचल मुझे सुनाई दी। वो आवाज़ खाली हवा से नहीं आ सकती थी, बल्कि वो किसी जीवित या मृत चीज़ का संकेत थी। पर मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं की, मेरी हिम्मत अब खत्म हो चुकी थी। मैं केवल सांस रोके खड़ा रहा और तभी मेरी गर्दन के पीछे एक सिरहन भरी ठंडक दौड़ी, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ की हड्डी के हर हिस्से ने उसे महसूस किया। वो बच्ची फिर वही थी, मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर ओर थी। ढाबे की छत के कोने से एक परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, जैसे किसी ने उसे खींचकर ज़मीन तक उतारा हो। वो परछाई किसी इंसानी आकार की नहीं थी, टेढ़ी, टूटी फूटी, किसी बच्चे और किसी बड़े के बीच अटकी हुई, जैसे किसी ने दो अधूरे शरीर को जोड़कर एक रूप बना दिया हो। वो परछाई धीरे धीरे रेंगकर ठीक मेरे पैरों के पास रुक गई। ज़मीन पर पड़े पत्थर खुद पे खुद पीछे हटने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें धक्का दिया हो। और फिर उसने अपना चेहरा उठाया, लेकिन वो चेहरा नहीं बल्कि एक खोखला अंधेरा जिसमें दो रोशनी जैसी चमकती बिंदुएं थी। वे बिंदु आंखें नहीं थी, वे खिड़कियां थी जिनके अंदर एक ऐसी दुनिया थी जिसे इंसानी दिमाग समझ भी नहीं सकता था। तभी वो परछाई अचानक से पीछे हट गई और ढाबे की दीवार पर चढ़कर वो गायब हो गई। लेकिन वो गायब नहीं हुई थी, वो केवल अपनी जगह बदल चुकी थी। ढाबे के बाहर खड़ी मेरी परछाई अचानक ही दो भागों में बट गई, लेकिन उसकी रूपरेखा टेढ़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी असली परछाई की तरफ बढ़ने लगी। और फिर मुझे समझ में आया कि उस बच्ची ने अब सिर्फ मेरा रास्ता नहीं बदला था, बल्कि वो मेरा साया बदलने आई थी।
क्योंकि जिसके पास किसी आदमी की परछाई होती है वो उसके जीवन को भी अपने साथ खींच लेती है। तभी मुझे सड़क पर दूर कहीं कोई ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, लेकिन वो इंसान का हॉर्न नहीं था, वो उसी दुनिया का था जहाँ पर मेरा ट्रक गया था। और आज रात शायद मेरी बारी थी उस दुनिया में लौटने की। और यही सोचता हुआ मैं उस रात उसी जगह पर खड़ा रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई भौतिक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।